हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायोलॉजी के जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका एक क्विक रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स थ्रू एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैं इसमें कैसे पढ़ाऊँगी, क्या बताऊँगी, इसमें मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की तो नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन हाँ जो इम्पॉर्टेंट लाइंस है उनके नीचे अंडरलाइन ज़रूर बता दूंगी। तो आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ पढ़ते चलना और उसको अंडरलाइन वाले जो एरियाज़ रहेंगे उनको बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, मतलब जैसे अभी पढ़ते टाइम तो आप लोग एक बार मतलब अंडरलाइन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर खोलेंगे तब आप सेम अंडरलाइन किए हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज़ करेंगे। और ऑन द लास्ट डे, जब मतलब एग्ज़ाम वाला डे होगा बिल्कुल, उसके एक दिन पहले लास्ट टाइम पे आप क्या करेंगे, सेम वही अंडरलाइन किए हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज़ करके चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इसमें यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में तो कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें बस इतना मालूम होना चाहिए आप लोगों की जो मतलब फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। ये बात तो मैंने आपको कई बार बता रखी है। ठीक है, ये ये बात मैंने स्कूल में भी आपको कई बार बताई है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में ही मिलते हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते ताकि अलग से दिखाई दे। ठीक, इसके बाद अगले पैराग्राफ में भी कुछ खास नहीं है। इसका यूज़ जैसे फ्लावर के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, फ्लावर का यूज़ एस्थेटिक्स में होता है। ठीक है, और सोशल, रिलीजियस, इन सभी चीज़ों में, कल्चर्स में यूज़ होता है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, इन सभी में यूजेस बस देखने और कुछ नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये है फ्लावर का डायग्राम। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं फ्लोरल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल है। जैसे कि सबसे पहले तो देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, एंथर दिख रहा है। ठीक है, एंथर क्या होता है, एंथर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंथर और दूसरा होता है एंथर से नीचे जुड़ा हुआ फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर एंड फिलामेंट, ये लिखा हुआ है फिलामेंट, तो एंथर एंड फिलामेंट ये दो पार्ट्स हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, किस में, फ्लावर में। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, स्टाइल दिख रहा है आपको, एक स्टिग्मा दिख रहा है। फिर इसके नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ओवरी भी दिखाई दे रही होगी। ये किसका पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, ये तीन पार्ट्स किसके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, इसको अगर हम मतलब पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं डायग्राम में, इस वाले में और ज़्यादा कुछ नहीं है। दो तीन चीज़ें और दे रखी हैं, क्या क्या है, और पेटल दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा में एक चीज़ और दे रखी है, वो है सेपल। ठीक है, पेटल और सेपल्स जो होते हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है तो फ्लावर के पार्ट वे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, ये बस एसेसरी स्ट्रक्चर्स है, नेसेसरी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला, इस पैरा में भी कुछ खास रिवीजन के लिए कुछ नहीं है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो उन सभी होने वाले इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ये टू पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है ज़्यादातर में क्या कहते हैं, गैमीट फॉर्मेशन, और सेकंड रहता है गैमीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो गैमीट ट्रांसफ़र में हम क्या पढ़ेंगे, वो पॉलिनेशन वाला पार्ट होता है गैमीट ट्रांसफ़र में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस पैरा में आपको क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो प्लांट होता है उसमें फ्लावर होने से पहले डिसीजन होता है कि हाँ प्लांट होने वाला है, प्लांट में फ्लावर होने वाला है, और उसके लिए हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, मतलब हार्मोन्स आते हैं और वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस ब्रिंग करते हैं। और उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से क्या होता है, फ्लोरल प्रीमोडियम क्रिएट होती है। फ्लोरल प्रीमोडियम का मतलब क्या हुआ, फ्लावर जहाँ से निकलने वाले, इनफ्लोरोसेंस यानी कि जिसको हम कहते हैं ये चीज़। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस। इसके बाद क्या है, उसमें से ही बड निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ पूछे अगर कोई कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पूरे पैरा में क्या है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं कब, जब फ्लावरिंग होनी होती है, और फिर इनफ्लोरोसेंस होता है, देन उसके बाद फ्लोरल बड बन जाते हैं। ठीक,
बस। और फिर उसके बाद फ्लावर में एक मतलब जो फ्लावर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्ल प्रेजेंट होते हैं। वर्ल का मतलब छल्ले, या ये कह लो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला तो हो गया आपका स्टैमेन, ठीक है। स्टैमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। फिर उसके बाद है गाइनोशियम जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बस इसमें इतना ही है। ये चीज़ आप लोगों को वैसे भी मालूम थी, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि स्टैमेन जो होता है वो टिपिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक तो फिलामेंट, एक एंथर होता है। ये बात आप लोगों को लगभग मालूम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। ये सब ठीक है, मतलब कि जो एंथर है वो फिलामेंट के हेल्प से थैलेमस से जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मालूम है ऑलरेडी। आप लोग अब एंड कर रहे हैं अपना सिलेबस, ठीक है। ये भी यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट होता नहीं है। इसके बाद क्या है नीचे, बाइलोब्ड एंड, हाँ एंथर के बारे में ये पूछा जाता है, एंथर कैसा है। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है और दो थीकस होता है, डाई थीकस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम गौर से देखें तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे फिर ऐसे, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर में आप जो ये पूरा एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक जो चीज़ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लोब, ठीक है। क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। अब देखो गौर से, तो एक लोब तो ये हो गया, यानी एक लोब तो ये हो गया और एक और लोब ये हो गया। तो इस तरह से कितने लोब हो गए एक एंथर के अंदर, एक एंथर में हो गए दो लोब। तो दो लोब की वजह से ही इसको हम बाइलोब्ड बोलते हैं, ठीक है। और हर एक लोब के अंदर दो थीका है, एक ये और एक और ये, ठीक है। तो दो थीका है हर एक लोब के अंदर, क्या है, दो थीका, ठीक है। दो थीका प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम डाईथीकस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डाईथीकस भी कहते हैं। तो ये हो गया बाइलोब्ड एंड डाईथीकस, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया किसको हम कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है पॉलन सैक को ही हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। या ये कहिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो जो गैप है वही आगे जाकर पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या इसमें इम्पोर्टेंट, देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में, हाँ, टैपेटम जो लेयर है इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि टैपेटम कैसी लेयर है। ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सेल लेयर है। और कैसी है, इसमें से जो पॉलन ग्रेन्स है इसका नरिशमेंट का काम करती है ये, कौन, टैपेटम, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेंस साइटोप्लाज्मिक होती हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म उनमें बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे से डेंस होता है। और क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो टैपेटम होती है वो 3n कंडीशन में रहती है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होती है मोस्टली, ठीक है। फिर उसके बाद में इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है कि जो पॉलन सैक है, यानी कि एंथर के अंदर जो ये ऐसे करके एक और दो थीका वाली जो पोर्शंस में गड्ढे बने हुए थे, इन गड्ढों पर एक नए टाइप का टिश्यू आकर के इकट्ठा होता है, तब जब पॉलन ग्रेन्स बने भी नहीं होते उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पॉलन ग्रेन बनने की शुरुआत होती है, तो उस टाइम पे यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ एक टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं, उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या करते हैं कि माइक्रो स्पोरोजिनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि इसी टिश्यू की हर एक सेल को हम लोग माइक्रो स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, पीएमसी या फिर एमएमसी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएमसी या एमएमसी है इसकी वजह से क्या होता है कि आगे डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा, ठीक है। एक पीएमसी से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। एक पीएमसी से क्या होता है, 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो हर एक सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल को, एवरी सेल को, ईच सेल को हम क्या कहते हैं, पीएमसी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये वाला जो डायग्राम है भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लेयर्स हैं इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पहली लेयर आपकी एपिडर्मिस है, दूसरी इंडोथीसियम है,
तीसरी मिडल लेयर है, इसके बाद चौथी टैपेटम है। ठीक है, ये जो चौथी वाली लेयर है इस पे क्वेश्चन आता है वही कि इसका फंक्शन क्या है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ग्रोइंग और मैच्योरिंग जो पॉलन ग्रेन्स है उनको, और जो फर्स्ट टू थर्ड जो पहली शुरुआत की जो लेयर है तीनों, वो क्या करती हैं, वो प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं किसको, ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स को। कनेक्टिव क्या करता है, ये कनेक्टिव यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है, इन दोनों थीकस को कनेक्ट करके रखता है आपस में। ठीक है, इसके बाद में और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, और कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है। तो जब एक पीएमसी से 4 क्या बनती हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, इसी में डिवीज़न हो जाता है मियोसिस का। ठीक है, तो जब इसी में मियोसिस डिवीज़न होता है तो 4 सेल्स बनते हैं। ये 4 के चारों एक साथ रहते हैं शुरुआत में, जब तक कि ये फ्लावर बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और ये चारों एकदम अलग अलग ऐसे करके ना हो जाए, तब तक ये चारों एक साथ रहेंगे। जब ये चारों एक साथ है, इसी चीज़ को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं इसको, हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या है इसमें, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, कौन, एंथर, और डिहाइड्रेट हो जाते हैं यानी कि पानी की कमी हो जाती है, तब जा कर के वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में से चारों जो पॉलन ग्रेन्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे क्या है इसमें, पॉलन ग्रेन्स के बारे में है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में उतना नहीं पढ़ना है हमें, बस इतना एक देखो एग्जांपल दे रखा है कि जो हिबिस्कस होता है उसमें येलो कलर का पाउडर जैसा निकलता है, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये याद नहीं करना है, बस मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जाओ पॉलन ग्रेन्स के बारे में, और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलन ग्रेन के साइज़ वगैरह के लिए कुछ नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं कि ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, डबल लेयर्ड होने के साथ साथ में इसमें जो बाहर की लेयर होती है इसका नाम एक्साइन होता है, अंदर की जो लेयर होती है उसका नाम इंटाइन होता है। इंटाइन का नाम मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, वेयर इज़ इंटाइन, ये आ गया इंटाइन नीचे। ठीक है, तो एक्साइन और इंटाइन होते हैं। अब इनके अगर कोई फंक्शन पूछे तो फंक्शन क्या रहेंगे, जो एक्साइन होती है, ठीक है, ये स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है। और जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। ठीक है, इनके फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन समझ लो। जो एक्साइन है ये क्या करती है, पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन को एकदम सुरक्षित रखती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक होता है स्पोरोपोलिन। ठीक है, ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और एंजाइम्स वगैरह में, हर जगह पे ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और इसी में जहाँ जहाँ गैप होते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ जहाँ एक्साइन एब्सेंट होती है उसी जगह को हम जर्म पोर भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इंटाइन का फंक्शन क्या होता है, ये एक तो पतली होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, तो ये क्या कर रही होगी, खुद सोचो, ये क्या करती होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक तरह की, ये क्या कर रही होगी कि सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट को कैरी कर रही होगी, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट टाइप के, वो लेयर में से अंदर आना और बाहर जाना वाला काम कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो कौन सी लेयर से, इंटाइन से। ठीक है, तो इंटाइन का काम क्या हो गया, एक तरह से इंटाइन का काम हो गया पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मैनेज करना। इसके बाद क्या है कि पॉलन ग्रेन्स में कितने टाइप की सेल्स होती है, पॉलन ग्रेन में जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है उस टाइम पर इसमें 2 टाइप की सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, मियोसिस से नहीं, माइटोसिस से बनती है। किस डिवीज़न से बनती है, माइटोसिस से बनती है। ठीक है, तो जब माइटोसिस डिवीज़न पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, इसके न्यूक्लियस में होता है, तब 2 सेल्स बनती है, जिसमें से एक का नाम होता है वेजिटेटिव, एक का नाम होता है जनरेटिव। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है। जनरेटिव के नाम से पता चल रहा होगा कुछ चीज़ ये जनरेट करने वाली, कुछ बनाने वाली है ये आगे चलकर। ठीक है, तो जनरेटिव वाली जो होती है ये क्या करती है, ये आगे जा कर के 2 छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स बनाएगी। ठीक है, और जो वेजिटेटिव वाली होती है ये क्या करती है, वेजिटेटिव वाली क्या होती है, बिगर होती है साइज़ में, इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है इसका। तो वेजिटेटिव वाली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या करेगी, फूड रिजर्व है, यानी कि ये क्या कर रही होगी, कहीं ना कहीं जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर जो जर्मिनेटिव वाले में 2 मेल गैमेट्स बनने वाले आगे, उनको ये कौन क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा, कौन, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल का काम क्या हो गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद में देखो, अगर गौर से देखो आप लोग, तो जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, देखो पॉलन ग्रेन ये हो गया,
इसके अंदर थी जनरेटिव सेल, उसने क्या किया, दो मेल गैमिट्स बना दिए, ठीक है। अब एक और चीज़ और बची ना, अभी वेजिटेटिव सेल भी तो है, तो इस तरह से इस एक सेल के अंदर 3 सेल और है, यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है इस स्टेज पे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है इसमें पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। एस्थमा वगैरह दे रखा है कि पॉलन ग्रेन से क्या होता है। पॉलन ग्रेन से कुछ डिसीजेस होती हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये क्योंकि बहुत महीन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटक जाता है जा कर के, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी एलर्जीज़ वगैरह हो जाती हैं और जैसे ये डिसीज़ दे रखी है, डिसीज़ हो जाती है, ठीक। पॉलन ग्रेन क्या होता है, रिच होता है किसमें, न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। इसके यूजेस पूछे जाते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स का यूज़ कब और कहाँ करते हैं। तो जो एथलीट्स होते हैं ये अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए एथलीट्स और जो हॉर्स रेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इनको लेती हैं, इनकी टैबलेट्स लेते हैं पॉलन ग्रेन्स की, जैसे कि ये दे रखा है, देखो बड़ी सी बढ़िया फ़ोटो बनी हुई है मधुमक्खी के पॉलन की, ठीक है। अब और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, पॉलेंस को स्टोर भी किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे बीज भंडार वाली दुकानें होती, वहाँ क्या बिकता है, बीज बिकते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन्स भी बेचे और ख़रीदे जाते हैं। इनको स्टोर करने का तरीका अलग होता है। इनको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन 190 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 190 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किए जाते हैं इनको, ठीक है। और ये कुछ स्पीसीज़ दे रखी है जैसे रोजिनेसी हो गया, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी, इनकी दे रखी है वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि पॉलन ग्रेन जब निकला अपने एंथर में से तब उसके कितनी देर तक वो फंक्शनल रहेगा, वो 30 मिनट तक फंक्शनल रहता है, किसमें, इनमें, ठीक है। और कुछ ऐसी भी होती है जिसमें कई मंथ तक फंक्शनल रहता है, कई महीनों तक फंक्शनल, ये जो 3 दे रखी है रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी, इसमें कई मंथ तक बना रहेगी वायबिलिटी। कुछ ऐसी होती है जिसमें 30 मिनट्स में भी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि 30 मिनट के बाद वो फंक्शनल नहीं रहता है। इसके एग्जांपल आप ढूंढ लीजिएगा, राइस वगैरह ही शायद कहीं होंगे, देख लेना उसमें अगर होंगे तो। इसके बाद क्या है, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। अब यहाँ से फीमेल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। सो अभी इधर तक ही, अगला पार्ट जल्दी से पोस्ट हो रहा होगा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और वहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा ख़त्म करना है, ठीक है। 3-4 पार्ट में या 2-3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके ही ख़त्म करते जाएंगे। ओके, बाय बाय।